वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 28 अक्टूबर 2021 है और दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे लियो टोल्स्टॉय के कोट के साथ। द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू सर्व ह्यूमैनिटी। जीवन का सिर्फ एक ही मतलब है एज पर लियो टोल्स्टॉय, और वो ये है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व करें, यानी कि जो लोग हैं इंसानों की सेवा करें। एंड जब भी आप किसी भी जीव की मदद करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी लिविंग क्रीचर हो, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे इस दुनिया में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो दैट विल गिव यू इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन। वो अंदर से आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। आई एम श्योर हम सब ने उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू इट मोर, इजंट इट। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। ये ऑफर 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या फिर इस नंबर के ऊपर से मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विथ द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, और इसका नाम है लेट्स एम फॉर जीरो बाय 2060। नेट जीरो, आपने इस चीज़ का ये शब्द सुना होगा, नेट ज़ीरो। व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेट ज़ीरो? नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन या फिर जो ग्रीन हाउस गैस आप एमिट करते हैं, आप रिलीज़ करते हैं, उतना ही आप एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। या लेट्स से कि अगर आपने 1 किलो या फिर किसी देश ने 1 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिट किया फ्रॉम व्हीकल, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ है उसमें, तो 1 किलो जितना जो है उस देश ने एब्जॉर्ब भी कर लिया। फॉरेस्ट, लेट्स से इतने पेड़ उगाए आपने, या फिर फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा एक्सपांड होने दिया और ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया कि कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है और जितना हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। तो इवेंचुअली क्या होगा, बैलेंस आ जाएगा ज़ीरो का। तो से दिस इज़ व्हाट नेट ज़ीरो इज़ ऑल अबाउट। इस चीज़ को कहते हैं नेट जीरो। अब ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इंडिया शुड कमिट इटसेल्फ टू अचीविंग नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2060, कि 2060 तक भारत को इस चीज़ का कमिटमेंट दे देना चाहिए कि 2060 तक भारत जो है वो एक नेट ज़ीरो इकोनॉमी या फिर एक नेट ज़ीरो देश जो है वो बन जाएगा। और ये हम किसी के प्रेशर में आके नहीं, किसी देश, लेट्स से यूएसए या फिर दूसरे देश जो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को नेट ज़ीरो कमिटमेंट जो है उसको साइन कर लेना चाहिए या फिर उसके बारे में एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए। फिलहाल भारत ने ये बताया कि वी आर नॉट श्योर अबाउट नेट ज़ीरो। फिलहाल हम नेट ज़ीरो की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने नेट ज़ीरो का कोई ख़ास ऐसा वादा नहीं किया है। तो वी शुड गो अहेड विथ नेट ज़ीरो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रादर दैन समवन स्लेव। ऐसा नहीं है कि हम गुलामी कर रहे हैं या फिर अमेरिका के प्रेशर में आकर हमें नेट ज़ीरो अडॉप्ट करना चाहिए। हमें नेट ज़ीरो इसलिए अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, हमारे अंदर वो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, हमारे अंदर वो स्किल्स हैं एज ए कंट्री कि हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से पहले, यानी कि जब हमारे इस दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे पहले इस पृथ्वी का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो था उससे 1.09 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है। एंड रिमेंबर, दिस इज ए ग्लोबल एवरेज। ये कोई एक फिक्स आंकड़ा ऐसा नहीं है कि 1.09 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज एन एवरेज। कुछ जगहों पर 3 डिग्री भी इंक्रीज हुआ है, कुछ जगहों पर 4 डिग्री भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो इट इज़ 1.09 डिग्री सेल्सियस। तो 1.09 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा नहीं लगता है। इफ यू ट्रैवलिंग वाया कार या फिर आपके घर पे बैठे हैं और आपका एयर कंडीशन ऑन है, तो आप 28 डिग्री
के ऊपर है तो आप 27 करेंगे तो यू वॉन्ट फील दैट बिग डिफरेंस, आपको इतना बड़ा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप लेट्स से धीरे धीरे करके एक एक डिग्री कम करते जा रहे हैं, 16 डिग्री हैं लेट्स से, और उसमें से आप 15 करेंगे, तब जो ठंड आपको लगेगी इट्स गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, वो आपको फील होने लगेगी। सेम थिंग गोज विथ हीट एज वेल। एक लेवल तक हीट जो है वो आप एडॉप्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा भी इंक्रीज अगर हो जाता है तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। लेट्स टेक ए वेरी बेसिक सिंपल एग्जांपल, 99 डिग्री सेल्सियस आप पानी उबाल रहे हैं, 99 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, इवोपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम थिंग इज गोइंग ऑन विथ something similar, not same thing, but something similar is going on with our world as well. 1.09 degrees Celsius ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हुआ, और कितना ज़्यादा अलग अलग जगहों पर नुकसान होने लगा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो हीट वेव्स की वजह से कितने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। हर साल हमारे देश में ही 3 डिजिट में आंकड़े होते हैं, 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हीट वेव्स की वजह से होती है। फॉरेस्ट फायर्स जो हैं ये काफ़ी फ्रीक्वेंट हो चुके हैं। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स आर ओके, लेकिन अब जिस प्रकार से फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, दे आर वी कैन डायरेक्टली रिलेट इट विथ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई है। बारिश, या फिर आप कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट्स, यानी कि एक कम समय में एक जगह पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो जाना, फ्लड्स आ रहे हैं, और जिन जगहों पर सूखा पड़ रहा है तो एक लंबे समय से वहाँ पर सूखा ही है। तो ये सिचुएशन काफ़ी एक्सट्रीम है, और ये सारी चीज़ें हम फील करने लगे हैं जस्ट 1.09 डिग्री सेल्सियस। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से जो भी पेरिस एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स हैं, अलग अलग देशों ने जो अपने कमिटमेंट्स दिए हैं, ये सारे के सारे कमिटमेंट्स को अगर रिलीजियसली फॉलो किया जाए तो भी 2100 तक पहुंचते पहुंचते इस पृथ्वी का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। और 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसको एक टिपिंग पॉइंट भी कहा गया है। मैंने कई बार टिपिंग पॉइंट को आपको समझाया है, लेकिन नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ टिपिंग पॉइंट। लेट्स से कि ये एक टिपिंग पॉइंट है कि अगर कोई चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार इस पॉइंट को इसने क्रॉस कर लिया, उसके बाद इसका जो ग्रोथ है वो होगा जस्ट लाइक इट विल गो अप लाइक ए रॉकेट। तो दिस इज कॉल्ड ए टिपिंग पॉइंट। तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक टिपिंग पॉइंट है। यहाँ तक अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पहुँच गया, उसके बाद जो बर्बादियाँ होगी वो कभी भी हम बैक टू नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमैनिटी कि हम मेक श्योर करें कि ये नेट ज़ीरो एमिशन जो है वो हर एक देश मिलकर अचीव करें। कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज इज़ ए ग्लोबल चैलेंज। कोई अकेला एक देश जो है वो क्लाइमेट चेंज को फाइट नहीं कर सकता, कोई अकेला एक कॉन्टिनेंट इसको फाइट नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल, हर एक देश और हर एक व्यक्ति, इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर एक व्यक्ति अगर अपना जितना भी हो सकता है उतना कंट्रीब्यूशन देगा, तब जाकर हमें एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। अब इसमें भी एक लंबे समय से पॉलिटिक्स चल रहा है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पर यह डिसाइड किया गया था कि जो अमीर देश हैं, जिन देशों के पास पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो पैसे वाले बने हैं, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी उनका ही है एज फार एज ग्रीन हाउस गैसेस आर कंसर्न्ड। तो फिर वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। 2 चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी एंड फंड्स, ये दोनों चीज़ें उनको ट्रांसफ़र करनी। लेकिन क्या इन्होंने प्रॉपर तरीके से या फिर जो कमिटमेंट किया था उतने पैसे ट्रांसफ़र किया? द आंसर इज़ नो। आज भी बहुत सारे हर्डल्स वो क्रिएट करते हैं। दे डोंट वांट टू गिव मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट। इंडिया रिप्रेजेंट्स 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। लगभग 18% जितनी दुनिया की पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, तो वी रिप्रेजेंट अ वेरी बिग चंक ऑफ ह्यूमैनिटी। और हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 65% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है दैट इज़ ऑन एन एवरेज उनकी एज निकाले तो इट इज़ 29-30। तो यंग
देश है भारत, यंग लोगों का देश है, तो वी कैन ट्रेन अवर पीपल, वी कैन ट्रेन अवर यंगस्टर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, क्रिएटिव आर्ट्स। और ये सारा इनोवेशन जब हमें मिलेगा, और ये सारे इनोवेशन को अगर हम ये यंग एनर्जी को, यंग इनोवेशन, यंग माइंड्स को क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में लगाए, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड फॉर इन मिटिगेशन। जो मिटिगेशन के लिए, मिटिगेशन इज, शब्द का मतलब ये होता है कि कोई डैमेज जो है उसको कम से कम करना, उसकी इम्पैक्ट को कम से कम करना। डैमेज तो होने ही वाला है, लेकिन कैसे उसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड फॉर इन मिटिगेशन, यानी कि मिटिगेशन के लिए वी नीड न्यू टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, हम ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वी आर, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले की एक न्यूज़ आइटम है कि प्रधानमंत्री साहब ने कुछ 35 क्रॉप की नई वैरायटी को देश के नाम किया। ये नई क्रॉप की वैरायटी क्या है? ये जो गेहूं, चावल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़े बहुत हम चेंजेस कर रहे हैं ताकि आज का जो क्लाइमेट है उस हिसाब से खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो हम उगा सकें। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन के दो मतलब होते हैं। एक फूड फोर्टिफिकेशन है जिसमें राइस और दूसरी चीज़ें जो हैं, चावल के ऊपर से आपने उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किए, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस ऐड किए, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। और दूसरा जो है फोर्टिफिकेशन, यानी कि एक फोर्ट बना लेना, यानी कि कुछ एक प्रकार की ऐसी सिस्टमिक डिफेंस क्रिएट करना। तो फूड फोर्टिफिकेशन भी हम कर रहे हैं, और फूड के अलावा भी दूसरी चीज़ों का प्रोटेक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपिंग ग्रीन वेज टू स्टे कूल और स्टे ऑफ फ्रीजिंग। आपका घर ठंडा रखने के लिए या फिर गर्म रखने के लिए ग्रीन वेज, कुछ ऐसी तरकीबें, कई सारे ऐसे घर हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, कि कुछ खास चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम करें तो हमारा घर जो है वो, उन एरियाज़ की बात है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो वहाँ पर घर जो है वो नॉर्मली जो टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। और अगेन जो जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा ज़्यादा हैं, जो जो एक चिल्ड एरिया है, तो उन एरियाज़ में ऐसे घर बनाए जा सकते हैं दैट विल कीप यू बिट वार्म। सिलिकॉन वैली जो है, अगेन वी एज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो वी कैन टॉक अबाउट सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली सबसे पहले देखिए, ऑफ कोर्स इट इज़ इन यूएसए, बट इट इज़ मोर अबाउट माइंडसेट देन ए लोकेशन। सिलिकॉन वैली एक विचारधारा ज़्यादा है। फेलियर को एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाता है। सिलिकॉन वैली में फेलियर यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाता। लोग जो हैं फेलियर को इनफैक्ट सेलिब्रेट भी करते हैं। सेलिब्रेट इन द सेंस के एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। एक प्रकार की डिस्कशन होती है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने की और इसकी वजह से उनको फेलियर हुआ। तो फेलियर एक लर्निंग कर्व के तौर पर देखा जाता है। तो अगेन इट इज़ अबाउट ए पॉजिटिव माइंडसेट। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस जो हैं ये नई टेक्नोलॉजी को ढूंढ रही थी, और धीरे धीरे करके फिर पैसे जो हैं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को दिए गए। ऊपर से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो हैं वो रिसर्च कर रही थी, और बिजनेसेस जो हैं तो वो पैसे इंजेक्ट कर रहे थे। तो यू कैन से कि यहाँ पर एक गोल्डन ट्रायंगल बन गया। तो एक तरफ है सरकार, एक तरफ है बिजनेसेस, और एक तरफ है यूनिवर्सिटी। सरकार यूनिवर्सिटी को या फिर एजुकेशन को सपोर्ट करती है। यूनिवर्सिटीज़ में यंगस्टर्स जाते हैं पढ़ाई के लिए और पीएचडी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा जो है वो बिज़नेस को मिलता है। तो बिजनेसेस जो हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और जब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी R&D होता है, कोई इन्वेंशन यहाँ पर होता है, तो इस इन्वेंशन को इनोवेशन में तब्दील जो है वो बिजनेसेस करते हैं। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन? इन्वेंशन एक ऐसी चीज़ जो लेट्स से आपने लैब में की, लेबोरेटरी में, या फिर आपने उसको ट्राई किया, एक नई चीज़ को आपने ढूंढा या फिर डिस्कवर किया। अब उसी चीज़ को आप मार्केट में जब लॉन्च करते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ आप जब
जब आपने लैब में उसको ढूंढ लिया है, अब आप उसको लोगों के यूज़ के लिए लॉन्च करते हैं, दैट बिकम्स एन इनोवेशन। तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसमें यूनि में कुछ होता है तो फिर बिजनेसेस जो हैं वो उसको इनोवेशन के तौर पर लॉन्च करते हैं, बिजनेस चलता है, लोगों को जॉब मिलती है, तो इसको सरकार का भी फ़ायदा होता है, टैक्स मिलता है सरकार को, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहता है, ये सारी चीज़ें चलते हैं। तो इट वॉज ऑल दिस गोल्डन ट्रायंगल दैट वाज क्रिएटेड इन यूएसए। ऐसा ही गोल्डन ट्रायंगल जो है वो भारत में भी हमें चाहिए। कैपिटल, आज पैसे हमारे देश में अवेलेबल हैं, ऐसा भी नहीं है कि पैसे अवेलेबल नहीं है। अगर प्रॉपर फंड प्रोवाइड किया जाए और प्रॉपर पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाए, हमारे देश में भी अगर गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट किया जाए तो नए आइडियाज़, नए एंटरप्रेन्योर्स, नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप में भी वी आर नंबर 3, यूएसए, चाइना, और 3rd नंबर पर स्टार्टअप में हमारा देश है, इज़न्ट इट? तो कितना सारा यंग टैलेंट जो है उसका इस्तेमाल हम क्लाइमेट चेंज के रिस्क्स को और ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको, उसके एमिशन को रोकने के लिए हम कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो अभी तक सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है। वी कैन टेक ऑन बोर्ड सम प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल, सम स्टार्टअप्स जो हैं वो भी इसमें काम कर सकती हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये ग्रीन है, ये सेफ है, एंड हमारे पास, हम यूरेनियम जो है वो दूसरे देशों से खरीदते हैं, यूरेनियम का स्टॉक हमारे पास ना के बराबर है। तो वी बाई इट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, अफ्रीका के कुछ देशों से वी परचेज यूरेनियम रॉ मटेरियल। थोरियम की बात करें तो हमारे देश के पास थोरियम की बहुत ही सॉलिड क्वांटिटी है, बट वी नीड टू फाइंड दिस टेक्नोलॉजी कि कैसे हम थोरियम का इस्तेमाल जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। एक बार ये तोड़ हमें मिल गया, then that's it, we can, एक तरफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, और दूसरी तरफ वी कैन यूज़ थोरियम। तो जब ये बादल होंगे और जब कम एनर्जी पैदा होगी, सोलर एनर्जी कम पैदा होगी, तो उस टाइम पर बैकअप के तौर पर थोरियम होगा। और ऊपर से सरकार अब बैटरी स्टोरेज सेक्टर में भी ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट कर रही है कि आप यहाँ पर आइए और आप यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। एसीसी बैटरीज जो हैं तो उसके मींस बैटरीज यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगी और स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये ट्रांजिशन जो चल रहा है, वी हैव टू अरेस्ट दिस राइज इन टेम्परेचर, और ये अरेस्ट के साथ साथ बहुत सारी जॉब्स भी हमारे देश में जनरेट हो सकती हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। अब बात करते हैं क्रेडिबल प्रॉप के बारे में। द हिंदू का ये आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिगासस, इजरायली स्पाईवेयर जो है पिगासस, तो ये जब न्यूज़ में आया कुछ 50,000 लोगों के फ़ोन नंबर्स इसमें ऐड किए गए थे और उसमें से 300 लोग जो हैं वो भारत के थे। ये खबर जब सामने आई तब सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि ये तो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, और हमारे देश में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इलीगल सर्वेलेंस कर सके। और ये जो पिगासस हैं, ये इसकी ख़ास बात ये है कि ये इज़राइल की जो कंपनी इसने बनाया है, तो आपको इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको इसको ख़रीदना है। और इज़राइल किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाता। तो सरकार ने ये कहा कि हमें इसके बारे में पता नहीं। बेसिकली सरकार ने इस बात को रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली फिर सरकार ने इस बात को माना कि इसका इस्तेमाल हुआ है। तो फिर सरकार ने ये कहा कि ये एक टीम बनाएगी और सरकार इसको देखेगी कि किसने इसका इस्तेमाल किया, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टफ स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक इंडिपेंडेंट टीम क्रिएट करेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट वाली टीम जो है, ये टीम देखेगी कि इजरायली स्पाईवेयर पिगासस का इस्तेमाल कहाँ पर, किसने और कब किया, और किसके ऊपर इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया। इसके 2 पॉइंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया है। उसमें नंबर 1 ये है कि सर्वेलेंस और इवन द नॉलेज दैट वन कुड बी स्पाइड अपॉन अफेक्ट्स द वे इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज देयर राइट्स वारंटिंग द कोर्ट्स इंटरवेंशन। जब हमें ये पता चलता है कि
सरकार हमारे ऊपर नज़र रख रही है, एक सर्वेलेंस हमारा हो रहा है, या फिर हो सकता है ये जब विचार भी आता है तब एक डर पैदा होता है कि क्या हम जो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो फ्रेंड्स के साथ, जो हमारी एक आज़ादी है, हम किसी के साथ चैटिंग में या फिर ओवर द फ़ोन हम कुछ भी बात कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद है वो बात कर सकते हैं, अगर उस बात को कोई सुन रहा है तो दिस विल डिस्टर्ब अस, एंड ये हमारा जो एक अधिकार है उसको भी वायलेट करता है. सेकंड थिंग, there is no omnibus prohibition on judicial review merely because the specter of national security is being raised. जब भी कोई ऐसी बात आती है तो सरकार कह देती है, और सिर्फ हमारे देश की सरकार नहीं, दुनिया की अलग अलग देशों की सरकार भी ये कहती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है. लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. तो ये दो चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड ने ये चीज़ प्रूव कर दी है. अब सर्वेलेंस से एक तो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी वायोलेट होता है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये भी वायोलेट हो जाता है. और ऑफ कोर्स अगर आप हमारे राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टैंड ले ही सकती है, कोर्ट इसमें स्टैंड ले सकती है. अब देखते हैं फाइनली क्या होता है. अच्छी बात यह है कि कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल जो है वो इस चीज़ को ढूंढने वाली है. लिमिटेशन एक ये हो सकती है कि सरकार के पास सारा डेटा है तो सरकार उतना ईजिली शायद डेटा शेयर ना करे. But let's wait and watch. Let's see how it goes. Right to marry. Pioneer का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. यूनियन गवर्नमेंट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर एक स्टैंड लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, और इस केस को एड्रेस करते हुए तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, तो उन्होंने ये कहा कि स्पाउस का मतलब होता है एक हस्बैंड एंड वाइफ. एक मेल है, एक फीमेल है, और इन दोनों के बीच में अगर मैरिज है तो आप इनको स्पाउस कह सकते हैं. हेट्रोसेक्सुअल कपल जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, दो फीमेल्स हैं या फिर दो मेल्स हैं, या फिर दो थर्ड जेंडर के लोग हैं, या फिर वन थर्ड जेंडर वन मैन, वन थर्ड जेंडर वन फीमेल. अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि स्पाउस जो है इसका मतलब सिर्फ होता है हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल. तो बाकी के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस को तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल यानी कि सरकार ने रिजेक्ट किया है इनडायरेक्टली. पे अटेंशन हियर, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस हियर. यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली एक चीज़ को आप कहेंगे कि आई लाइक ओनली वाइट कलर या आई लाइक ओनली ब्लैक कलर. आपने जब ओनली शब्द का इस्तेमाल किया यानी कि दूसरे कलर्स जो हैं वो आपको पसंद नहीं है. In the same case, this February, the center said marriage depends on age-old customs, rituals, practices, cultural ethos and societal values. फरवरी में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा कि शादी जो है ये पुराने जो एज ओल्ड, जो एक लंबे समय से कस्टम्स चले आ रहे हैं, रिचुअल्स चले आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शादी का पार्ट हैं. 4 पॉइंट्स सरकार ने सामने रखे हैं. नंबर 1 इज़ it is for the legislature, not judiciary, to enforce social morality based on Indian ethos that sanctions marriage. ये तय करना कि मैरिज जो है वो क्या है या फिर क्या सही है क्या गलत है, ये लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशियरी का नहीं. सेकंड, मैरिज हैपन्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड डज नॉट फॉल अंडर एन इंडिविजुअल्स डोमेन ऑफ प्राइवेसी. मैरिज दो लोगों के बीच होने वाली एक या फिर दो लोगों को जोड़ने वाली एक बात है, जिसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति की प्राइवेसी जो है उसकी बात उसके साथ जुड़ी हुई बात ये नहीं है. मैरिज इज ए पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ ए रिलेशनशिप एंड स्टैट्यूटरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर अटैच्ड टू इट. कि शादी जब होती है तब प्रॉपर्टी फिर 50-50 हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी दूसरी लीगल चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं. तो मैरिज एक प्रकार का पब्लिक रिकॉग्निशन है एक रिलेशनशिप का. और सेम सेक्स इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर इज इनकम्पेरेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फैमिली यूनिट. अगर कोई दो सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स, दो मेल्स दो फीमेल्स या फिर जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर ये एक छत के नीचे रह रहे हैं, इफ़ दे आर लिविंग लाइक हस्बैंड वाइफ इन नॉर्मल, जो भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हस्बैंड वाइफ रहते हैं उस प्रकार से अगर वो रह रहे हैं, तो आप, सरकार का कहना यह है कि आप इसको जो नॉर्मल एक हस्बैंड एंड वाइफ या जो ज़्यादातर हम देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ जो रहते हैं, तो उसके साथ इंडियन फैमिली यूनिट के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते. तो ये 4 पॉइंट्स ये कहते हैं कि सरकार ने इन सारी चीज़ों को
रिजेक्ट किया है कि सेम सेक्स जो हैं वो साथ में रह सकते हैं लीगली, लेकिन मैरिज जो है दैट्स ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि marriage of same-sex individuals can neither be a fundamental right nor can the right to privacy be extended to it। कि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है आपका, और राइट टू प्राइवेसी जो है ये आप मीन्स सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है जो रिजेक्शन वाला स्टैंड है। 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इसमें सेक्शन 377 आईपीसी की जो सेक्शन 377 थी, जिसमें सेम सेक्स के जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है और अगर पुलिस को पता चल जाता है तो आपके ऊपर केस हो सकता है और आपको एक लंबे समय की जेल भी हो सकती है। तो सेम सेक्स फिजिकल रिलेशन वाज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री, लेकिन फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और इसने 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इस चीज़ को तो स्ट्रक डाउन किया, लेकिन कोर्ट ने मैरिज की परमिशन नहीं दी थी। कोर्ट ने अगर कोई दो सेम सेक्स वाले लोग जो हैं वो सेक्स कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। कोर्ट ने कहा दैट्स देयर पर्सनल मैटर, वो प्राइवेसी में अगर उनको पसंद है तो दे कैन डू दैट थिंग। लेकिन कोर्ट ने मैरिज की परमिशन नहीं दी थी या फिर मैरिज के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं या फिर एक आयरॉनिकल चीज़ ये है कि सेम सेक्स वाले लोग जो हैं वो एक छत के नीचे रह सकते हैं, इट इज़ नॉट इलीगल, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते। तो कोर्ट कह रही है कि दे कैन हैव सेक्स, गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट दे कैन हैव सेक्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि शादी जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, शादी नहीं हो सकती इन लोगों के बीच में। अब एडॉप्शन जो है ये भी एक लीगली पॉसिबल है। दो मेल या फिर दो फीमेल ऐसे कपल हैं तो, या फिर एक ट्रांसजेंडर और फीमेल, ट्रांसजेंडर और मेल जो भी हैं राइट, ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो वो बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं लीगली। लिविंग इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं। लिविंग इन रिलेशनशिप शायद दुनिया की नज़र में या फिर समाज की नज़र में अच्छी बात ना हो, लेकिन इट्स नॉट इलीगल। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा है बुरा है, दैट इज़ समथिंग फॉर एन इंडिविजुअल टू डिसाइड कि उनको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। तो हमारी सोसाइटी जो है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। तो टेक्निकली कोई भी एक ट्रेडिशन जो है वो पूरे देश के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर, जितना ज़्यादा आप भारत को जानेंगे यू विल फाइंड कि हर एक प्रकार की वैरायटी जो दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की वैरायटी जो प्रैक्टिस की जाती है। कई जगहों पर हमारे ही देश में मैट्रियार्की है कि दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर रहने के लिए जाता है। तो ऐसी भी सिचुएशंस हमारे देश में, ऐसी भी कंडीशंस हैं जो जब पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे देश में है। हाँ, हमारे देश में तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ऐसा हम कह सकते हैं हमारे देश में। ए वर्ल्ड माइनस एड्स, पायोनियर न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल, आई थिंक आई एम सॉरी, आई थिंक ये आर्टिकल जो है ये पायोनियर का नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। एनीवे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके कंटेंट क्या है। नाउ मैचलेस डाइवर्सिटी, अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 138 करोड़ लोग हैं और कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड सो फोर्थ। अब फैब इंडिया कंपनी ने एक कलेक्शन लॉन्च किया, दीपावली कलेक्शन, और उसमें जश्न रिजवान शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर क्या था, लोगों ने इसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने इसका विरोध किया, कहा कि इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ है ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। फिर कुछ जगहों पर नो बिंदी नो बिजनेस भी चला कि भाई अगर मॉडल्स जो है फीमेल मॉडल्स वो बिंदी नहीं लगाएगी तो फिर उन चीज़ों को हम खरीदेंगे भी नहीं। फिर डाबर कंपनी का कोई फैम ब्रांड आता है, फैम सॉर्ट ऑफ फेशियल के लिए कोई प्रोडक्ट है एक फैम। तो एक ऐसी एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे, मैंने उस ऐड को देखा तो स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, ये लुक लाइक कि दो दुल्हन जो है वो अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है एक्सेट्रा। लेकिन फाइनली जब
वो एंड होता है तब आपको पता चलता है कि दिस टू गर्ल्स आर इन रिलेशनशिप विथ ईच अदर। ये तो एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर ये करवा चौथ जो है उसको लेकर भी मीन्स ये एडवर्टीजमेंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई कि भाई जो पुराने ट्रेडिशंस हैं तो इसमें आप ऐसी चीज़ें क्यों डाल रहे हैं, कि आप लेस्बियंस को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई। अब वन थिंग इज़ ए फैक्ट कि कोई भी कंपनी जो है वो नहीं चाहेगी कि उनकी ब्रांड ख़राब हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि एक तो एडवर्टीजमेंट के पैसे वो दे रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, और वो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट और सर्विस के सेल्स को इंक्रीज नहीं कर रही, इनफैक्ट उनकी ब्रांड को हर्ट कर रही, तो कोई भी कंपनी जो है वो ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हमें जिस प्रकार से अब एक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है, तो वी हैव टू वी हैव टू एज ए देखिए चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जितने भी नए नए बदलाव हो रहे हैं सारे के सारे बदलाव को हम एक्सेप्ट कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड कि हम एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री हैं, तो कुछ लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आएगी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 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 नॉर्मल एक स्टेटस क्यो है उसको चैलेंज करेंगे, वो कुछ नए आइडियाज़ दुनिया के सामने रखेंगे। तो ये हमेशा जो है वो चलता रहता है। अगर एक बिग पिक्चर आप देखें देन यू विल फाइंड कि ये हमेशा चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश बन जाए कि हर एक लोगों की सोच एक ही प्रकार की हो, ऐसा ट्रोलिंग ना हो, ऐसा विरोध ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल एज फार एज आई नो। जहाँ तक मेरी समझ है इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ लोग होंगे जो चीज़ों को इस तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग होंगे जो चीज़ों को इस तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर बन जाता है एक स्टेटस क्यो। तो अगर थोड़ा इस तरफ चला गया ये बार तो नए चेंजेस आएंगे, और इस तरफ चला गया तो फिर वो पुराने चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होंगे। तो ये स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें से जो भी सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एयर इंडिया की बात करें तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। एयर इंडिया जो है एक सरकारी कंपनी थी और इसको एक सरकार की कंपनी की तरह ही चलाया गया। इसका नुकसान हो रहा है तो मेरी जेब में से तो पैसा नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही एटीट्यूड से ये कंपनी जो है वो चल रही थी। मेरे भी एक दो एक्सपीरियंस रहे हैं एयर इंडिया के साथ, बहुत ही बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के टाइम पर। इट वाज हॉरिड, वेरी हॉरिड एक्सपीरियंस। तो क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती और ऐसा कोई बिहेवियर करता, मैंने जो देखा, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, तो पता चला कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई होती तो उन एयर होस्टेस को हमेशा के लिए कंपनी में से निकाला जाता, और आई डोंट थिंक सो कि दूसरे लोग भी उनको हायर करते। लेकिन क्योंकि ये सरकारी थे, उनकी जॉब कभी भी जाने वाली नहीं है, एज फार एज दे स्टिक टू ए पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी गेम में रहें, और फिर उसमें अगर वो कितने भी रूड हों तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पानी की तरह पैसे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद किए भी एयर इंडिया ने, और ज़मींदारी जैसी सिस्टम से चलाया। मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बिज़नेस चला रहे थे एयर इंडिया का, और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चला रहे थे तो फ्री में टिकट्स भी बहुत सारे लोगों को मिल रही थी, और नुकसान जब भी होता था तो सरकार फिर कुछ पैसे इसमें इंजेक्ट कर देती थी, तो किसी को पता नहीं चलता था। और वीवीआईपी वाला कल्चर, प्लेन को आधे घंटे 1 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा रोक लिया गया क्योंकि मिनिस्टर साहब अभी पहुंचे नहीं है, या फिर कोई एमएलए या फिर कोई दूसरे से वीआईपी व्यक्ति पहुंचा नहीं है। फिर वीआईपी व्यक्तियों के जो रिश्तेदार हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में फ्री में ट्रैवल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से कोई भी कंपनी डूब जाती है। एयर इंडिया इसलिए नहीं डूबी क्योंकि गवर्नमेंट इसको टाइम टाइम पर फंड प्रोवाइड करती थी। फिर यूपीए 1 की बात करें, 2004 में एक मिनिस्टर साहब यूरोप की यात्रा पर गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे प्लेन्स का ऑर्डर किया। फिर वो गए यूएसए, वहाँ पर भी उन्होंने बोइंग एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया एयर इंडिया के लिए, और फिर प्लेन्स जो है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्लेन्स को एक दूसरे के साथ यूज़ करना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ऐसे डिसीजंस भी लिए जाते थे अमेरिकन कंपनीज़ और यूके की कंपनीज़ को खुश करने, यूरोपियन कंपनीज़ को खुश करने के लिए, और कुछ किकबैक्स और ये सारी चीज़ों की वजह से ऐसे डिसीजंस भी लिए जाते थे। तो ये जो पूरा एयर इंडिया का
इश्यू हुआ है या फिर एयर इंडिया में से जो हमने लेसन लर्न किया है वो इट्स दैट के सरकार को बिजनेस में एंटर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करके सरकार को सारा ये बिजनेस जो है वो, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार भी कह रही है कि सरकार का काम बिजनेस का नहीं है, सरकार का काम है गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस के ऊपर सरकार फोकस करे, दैट्स बेस्ट फॉर द बिजनेस एज वेल, एंड दैट्स बेस्ट फॉर गवर्नमेंट, एंड दैट्स गुड फॉर पब्लिक मनी टू। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडे इज अ डिस्कशन। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है ईरान। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग द कमेंट सेक्शन एक्टिव। और एक बहुत ही ईजी है, आई एम श्योर कल वाला लेक्चर जिसने सुना है और देखा है उनके लिए ये आंसर ईजी होगा, बट स्टिल आई वांट टू मेक श्योर कि आप राइट आंसर प्रोवाइड करें। तो बताइए मुल्लापरिया डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। एंड लास्ट थिंग, डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मंथ एंड सेल। तो चलिए कल फिर मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़। प्लीज़ मेक श्योर के लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एंजॉय योर डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।